अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रॉपर्टी इनकम रेंटल इनकम लास्ट क्लास में हम शुरू कर चुके थे। उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और प्रॉपर्टी इनकम फाइनेंस कॉस्ट पे बात करनी है। यहीं से शुरू करना था हमने ये लेक्चर। देखते हैं जी, फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर ये क्या कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी इनकम फाइनेंस कॉस्ट का। प्लीज सुनिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल लोन लेता है और लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदता है और उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देता है। एक इंडिविजुअल ने लोन लिया, लोन से प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया। ऑब्वियसली उस लोन पे वो इंडिविजुअल क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा, अल्लाह माफ करे। लेकिन वो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे करेगा, उस इंटरेस्ट पेमेंट से उसका टैक्स सेव होगा, लेकिन जो उसको रिलीफ मिलेगा वो बेसिक रेट की बेसिस में मिलेगा। अब सवाल है कि सर उसका टैक्स सेव होगा, उसको रिलीफ मिलेगा, बेसिक रेट की बेसिस में मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? समझाता हूं। पहली चीज सुनिएगा, एक इंडिविजुअल लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदे और प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दे, या फिर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओन करता है पहले से, उसकी अपनी जाती प्रॉपर्टी है जिसको उसने रेंट पर दिया है, रिपेयर्स करवाने के लिए लोन ले। आसान वर्डिंग्स में जो फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट है, चाहे लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदी जाए और उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया जाए, या जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेंट पर है उसकी रिपेयर्स करवाने के लिए आप लोन लें और उस लोन से आप रिपेयर्स करवाएं। दोनों ही केसेस में जो फाइनेंस कॉस्ट है उसका ट्रीटमेंट सेम है। आसान वर्डिंग्स में, लोन लेके आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करें या लोन लेके आप कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन बोथ द केसेस आर सेम। वो सेम है क्या, पहले ये समझे। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जामिनर आपको कहता है जी, लेट्स से मिस्टर एक्स टुक अ लोन ऑफ assuming 50,000 pounds at the rate 5% on 6 April 2020. Okay. This loan is used on repairing the rental property. Okay. और एग्जामिनर आपको डायरेक्टली बता रहा है कि यार प्रॉपर्टी इनकम विदाउट डिडक्टिंग फाइनेंस कॉस्ट ऑन लोन इज लेट्स से 40,000। सो 40,000 की जो प्रॉपर्टी इनकम है, इसमें से अभी हमने जो 50,000 का लोन लिया उस पर जो हम 5% इंटरेस्ट देते हैं वो माइनस नहीं किया। फिर एग्जामिनर कहता है जी, सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इज लेट्स से 30,000 पाउंड रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट इनकम टैक्स पेबल। अच्छा, हमें इनकम टैक्स पेबल निकालना है मिस्टर एक्स का। तो एक बड़ा सीधा सा डेटा है कि जी मिस्टर एक्स ने लोन लिया 50,000 पाउंड का 5%, यानी कि इंटरेस्ट का रेट 5%, अल्लाह माफ करे। स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर में लोन ले लिया था। लोन को इस्तेमाल किया है रिपेयर्स कर प्रॉपर्टी को की रिपेयर्स में। ओके। और एग्जामिनर आपको प्रॉपर्टी इनकम दे रहा है विदाउट डिडक्टिंग फाइनेंस कॉस्ट। अभी हमने इसमें से फाइनेंस कॉस्ट डिडक्ट नहीं की और लोन का जो अमाउंट है दैट इज 40,000 पाउंड। मिस्टर एक्स की जो सैलरी है वो 30,000 पाउंड है और कह रहे हैं कैलकुलेट क्या, इनकम टैक्स पेबल निकालना। वी नीड टू कैलकुलेट इनकम टैक्स पेबल। देखिएगा कैसे कैलकुलेट होगा। पहली चीज,
अगर एक इंडिविजुअल लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदे, उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दे, या एक इंडिविजुअल लोन लेकर प्रॉपर्टी की रिपेयर्स कराए जो प्रॉपर्टी रेंट पर है, दोनों ही केसेस में जो फाइनेंस कॉस्ट होती है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, उसको प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं करते। क्या करते हैं अभी इसमें बात कर लेते हैं। मैंने लिखा नॉन सेविंग, दोनों ही इनकम नॉन सेविंग है, ये नॉन सेविंग इनकम। मैंने लिया प्रॉपर्टी इनकम विच इज 40,000। मैंने एम्प्लॉयमेंट इनकम ले ली, सैलरी 30,000। एम्प्लॉयमेंट इनकम ले ली मैंने 30। ठीक हो गया बेटा, इसको ऐड कर दें, ये आ गया 70। पर्सनल अलाउंस 12,500। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 57,500। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 57,500। लेट्स कैलकुलेट इनकम टैक्स। बेसिक रेट बैंड नॉन सेविंग 37,500 का 20%, 7,500। हाई रेट बैंड नॉन सेविंग जी 57,500 में से अगर हम 37,500 माइनस करेंगे तो हमें 20,000 का अमाउंट मिलेगा। टैक्स का रेट लगा देंगे 40%, इट बिकम्स 8,000। ठीक है, अब प्लीज सुनिएगा, पहले तो आप देख सकते हैं 57,500 की टैक्सेबल इनकम है, इसका मतलब है ये जो इंडिविजुअल है हायर रेट टैक्स पेयर है। गुड। सेकेंड, चाहे ये बंदा हायर रेट टैक्स पेयर हो, बेसिक रेट टैक्स पेयर हो या एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, जो फाइनेंस कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, उसका जो ट्रीटमेंट मैं अभी बताने वाला हूं सबके लिए सेम है। इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हायर हो या एडिशनल रेट हो, फाइनेंस कॉस्ट का जो ट्रीटमेंट अभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये ट्रीटमेंट तमाम टैक्स पेयर्स के लिए सेम है। अब ध्यान से सुनिएगा ट्रीटमेंट क्या होगा। इस बंदे ने 50,000 का लोन लिया 5%। अगर हम 50,000 का 5% लें तो 2,500 आएगा। ये सर आपने 2,500 कैसे निकाला बगैर कैलकुलेटर के? एक्चुअली मैंने कहा अगर 5% नहीं तो 10% होता तो 50,000 का मैं 10% लेता, 5,000 आता, उसका हाफ ले लिया मैंने 2,500। दैट इज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। खैर आप इन चक्करों में ना पड़े। तो पहली चीज़ ये कि यार ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट की पेमेंट है, इसे हम प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं करेंगे। और लेकिन इस 2,500 से आपका टैक्स सेव होगा। अच्छा, जो टैक्स सेव होगा बेसिक रेट के अकॉर्डिंगली होगा। कैसे देखिएगा, यहां से लेस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ। फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ 50,000 का 5% लेंगे और फिर उसका 20% लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। इसको कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ। तो सिंपली आंसर जो आ रहा है हमारे पास दैट इज 500। तो बेसिकली अब आपके जो इनकम टैक्स पेबल है 15,000 इनकम टैक्स पेबल। जी हमारा इनकम टैक्स पेबल जो आ रहा है दैट इज 15,000। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट तो बेटा आपको ये याद रखना है कि एक इंडिविजुअल जो है अगर लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदता है और उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, रेंट पर दे देता है, तो लोन पे दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट है उसको प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं करेंगे। लोन लेके प्रॉपर्टी की रिपेयर्स करवाता है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उस इंटरेस्ट को प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं करेंगे। सिर्फ एक काम करना है, आप आराम से मुझसे उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालें और एंड में क्या माइनस कर दें, फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ। फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ कैसे आएगा, लोन इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू बेसिक रेट टैक्स। तो फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ हमेशा बेसिक रेट की बेसिस पे मिलेगा विच इज 20%।
चाहे एक शख्स हायर रेट टैक्स पेयर हो या एडिशनल रेट हो, चाहे बेसिक हो। तो फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ का बहुत सीधा सा फॉर्मूला बना लें आप चाहें तो। जो भी लोन है इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू 20%। आपने लोन ले लिया, इंटरेस्ट रेट इनटू 20%, आपके पास आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ। ठीक है जी। और मैक्सिमम इसके अंदर क्या फनकारी हो सकती है मैं वो भी बता देता हूँ। अब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि सर ये भी तो पॉसिबल है कि टैक्स ईयर 2021 के अंदर हमने लोन तो लिया है लेकिन लोन लिए हुए अभी सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं। अगर लोन लिए हुए 5-6 महीने हुए तो इंटरेस्ट भी तो 5-6 महीने का दोगे ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ है, आप लोन लें इंटू इंटरेस्ट रेट n/12 कर दें इंटू 20%। तो अगर लोन लिए हुए आपका जो टाइम पीरियड है वो लेस देन 12 मंथ्स है तो n/12 भी आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। अगर लोन लिए हुए हमारा जो टाइम पीरियड है, अगर एग्जामिनर आपको स्पेसिफिकली कोई डेट्स वगैरह बता देता है, स्पेसिफिकली अगर बेटा कोई डेट्स गिवन है तो फिर आप एक काम कर लीजिएगा, उसको टाइम अपोर्शन कर लेना विच मेक सेंस। ठीक हो गया जी। आ जाओ इस पे देखते हैं क्या कह रहा हूँ। For the tax year 2021 tax relief, 100% finance cost in respect of residential properties such as mortgage interest is restricted to the basic rate. It makes no difference whether finance was used to purchase the property or was used to repairs. The restriction does not apply where finance cost related to a furnished holiday letting. फर्निश हॉलीडे लेटिंग पे ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। अब सवाल ये कि फर्निश हॉलीडे लेटिंग क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे अभी इंशाल्लाह। अभी हमने फर्निश हॉलीडे लेटिंग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है फाइनेंस कॉस्ट वाली, ये फर्निश हॉलीडे लेटिंग पे अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने फर्निश हॉलीडे लेटिंग के लिए लोन लिया है तो वहाँ जो मैं फाइनेंस कॉस्ट जो भी होगी लोन पे जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे उसे फर्निश हॉलीडे लेटिंग की इनकम में से माइनस करेंगे। अब फर्निश हॉलीडे लेटिंग क्या है हमने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि दिस रूल डज नॉट अप्लाई ऑन फर्निश हॉलीडे लेटिंग। इसका मतलब है कि अगर मैंने लोन लिया और उससे मैंने फर्निश हॉलीडे लेटिंग प्रॉपर्टी खरीदी है, फिर मैंने उसको लेटिंग पे दिया है, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फर्निश हॉलीडे लेटिंग के लिए लिया गया जो लोन है उस पर दिया गया इंटरेस्ट फर्निश हॉलीडे लेटिंग की इनकम में से माइनस होगा। और टू नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, और ये नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे भी ये फाइनेंस कॉस्ट वाला रूल अप्लाई नहीं होता। वेयर हाउस वगैरह ये रूल सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, इसने सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होना है, दैट्स इट। द रिस्ट्रिक्शन ओनली अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स नॉट टू लिमिटेड कंपनीज। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है, कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता। क्यों सर? ये भी तो पॉसिबल है एक कंपनी लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदे, उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दे। ये भी पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पहले लोन ले और लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदे और प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दे। अब वो कंपनी जो फाइनेंस कॉस्ट पे करेगी उसे वो कंपनी क्या करेगी, प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस करेगी। तो ये जो एक स्पेशल फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ वाला ट्रीटमेंट है सिर्फ इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है। चलिए कह रहे हैं द रिस्ट्रिक्शन हैज नो इम्पैक्ट ऑन बेसिक रेट टैक्स पेयर। बेटा इसकी इंटरप्रिटेशन ये कि यार बेसिक रेट टैक्स पेयर का तो रेट है ही 20%, तो फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ की रिस्ट्रिक्शन से टेक्निकली बेसिक रेट टैक्स पेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप प्लीज सेम प्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई है फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ वाली, चाहे इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हायर हो या एडिशनल। 100% फाइनेंस कॉस्ट रिस्ट्रिक्शन विल बी गिवन इन टैक्स रेट। एग्जाम में ये गिवन होता है। क्वेश्चन देखते हैं ताकि बात थोड़ी क्लियर हो। ऑन 6 April 2020 फैंग परचेज अ फ्री होल्ड हाउस। The property was then let throughout the tax year, monthly rent at 1,000. Fang partly financed the purchase of property with a repayment mortgage, paying mortgage interest 4,000 during tax year 2021। अच्छा 2021 में 4,000 पाउंड का इसने इंटरेस्ट पे किया। अब ये जो 4,000 पाउंड का इंटरेस्ट है इसको हम प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं करेंगे, पहला पॉइंट।
और सिंपली हमें इसमें क्या मिलेगा, फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ मिलेगा, जिसपे बेसिक रेट बैंड का टैक्स का रेट अप्लाई होता है. The other expenditure amounted to 1300 of this is allowable. For the tax year, फैंग सैलरी है जी 80,000 पाउंड इसकी सैलरी भी है. अच्छा जी, 6 अप्रैल 20 स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर में फैंग ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ली है और मंथली रेंट है जी 1000. तो देखते हैं सिंपली क्या होगा. ये जो 1000 है, 1000 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेंट आ जाएगा 12,000 का. अलाउबल एक्सपेंसेस 1300 माइनस कर देंगे, मतलब 4000 की जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसको माइनस नहीं करेंगे. 4000 की जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसको माइनस नहीं करेंगे, 1300 माइनस करेंगे. सैलरी ले लेंगे 80,000 की. बस याद रखिएगा 4000 की इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस नहीं करेंगे, उसका हमें एक फाइनेंस कॉस्ट का रिलीफ मिलेगा बेसिक रेट की बेसिस पे. कैसे मिलेगा अभी हम देख लेते हैं इंशाल्लाह. क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 है जी. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हम. रेंट ले लेते हैं. तो 1000 इंटू 12 12,000. अलाउबल एक्सपेंस 1300 गिवन था और उसकी सैलरी, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम गिवन थी 80,000. टोटल कर लेते हैं. जैसी टोटल इनकम कितनी आती है, 12,000 में से मैंने 1300 माइनस किया प्लस 80,000 ऐड किया, 90,700. पर्सनल अलाउंस तो इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. 37,500 का 20% ले लेंगे, 7,500 से 78,200 में से 37,500 माइनस कर दें. 78,200 में से 37,500 माइनस करें तो हाई रेट बैंड में आ रहा है 40,700. 1628 लेस कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ. तो लेस कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ. 4,000 का इंटरेस्ट दिया, अगर आप चेक कर लें इसका 20% जी. क्वेश्चन में उन्होंने लोन का अमाउंट नहीं दिया. अगर लोन का अमाउंट गिवन होता हम लोन का अमाउंट लेते, उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करते, फिर उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते. डायरेक्टली इंटरेस्ट पेमेंट हैज़ बीन गिवन तो उसको बेसिक रेट से मल्टीप्लाई कर दें, 800 आ जाएगा डेफिनेटली. अच्छा, इनकम टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेबल आ जाएगा जी. लेट्स सी कितना आता है. 22,980 जी. मेरे ख्याल से अब ये फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए. करना क्या होता है ये फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ वाला पॉइंट अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए. वापस आते हैं इतने हैंडआउट पे. अच्छा जी, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ में हम बात कर चुके हैं कि जब आप कोई फर्नीचर का आइटम रिप्लेस करते हैं सिमिलर के साथ तो आपको एक रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलता है. लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलता है आपको, ये इनिशियल कॉस्ट पे नहीं मिलता. इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन इनिशियल कॉस्ट. इनिशियल बाइंग पे नहीं मिलेगा आपको.
रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ, बेड्स, टेलीविजन, फ्रिजेस, ये एग्जाम्पल्स हैं फर्नीचर में क्या क्या आता है। कर्टन, फ्लोर कवरिंग, वॉशिंग मशीन, कुकर, कटली, क्रॉकरी। देयर इज नो रिलीफ फॉर इनिशियल कॉस्ट, देयर इज ओनली रिलीफ व्हेन एसेट्स आर रिप्लेस्ड। ऑल्सो रिलीफ इज नॉट गिवन फॉर एनी कॉस्ट विच रिप्रेजेंट्स एन इम्प्रूवमेंट। अगर इम्प्रूवमेंट का मतलब आप लें कैपिटल एक्सपेंडिचर का, क्योंकि लॉजिकली आपको रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ जो बेटा मिलेगा ना, वो सिमिलर एसेट के साथ रिप्लेस करने पे मिलेगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एग्जांपल भी दी थी वॉशर ड्रायर की, कि आपकी पुरानी मशीन में ड्रायर नहीं था, न्यू मशीन में ड्रायर भी आ चुका है, तो ड्रायर की कॉस्ट आपको रिप्लेसमेंट रिलीफ में नहीं मिल सकती, क्योंकि ड्रायर पुरानी मशीन में नहीं था, न्यू मशीन में है, तो हम कहेंगे ड्रायर से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो एक इम्प्रूवमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो अलाउ नहीं होगा। इसीलिए रिकॉल करें, मैंने आई डिड डिस्कस कि फिर एग्जामिनर खुद आपको बताएगा कि जी अगर हम सिमिलर मशीन लेते तो उसकी क्या कॉस्ट होती है। द अमाउंट ऑफ द रिलीफ इज रिड्यूस्ड बाय एनी प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग द ओल्ड। ये बात भी हो चुकी है, अगर पुराना एसेट आपका सेल हो रहा है, कोई स्क्रैप वैल्यू उसकी मौजूद है, रेजिडुअल वैल्यू मौजूद है, तो न्यू एसेट में से पुराने एसेट की स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, जो नेट अमाउंट आएगा वो आपके लिए रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ होगा। न्यू एसेट की कॉस्ट में से पुराने एसेट की स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो आपके लिए रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ होगा। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं और ज़रा बात करते हैं लीज प्रीमियम और ये सारे मसले मसाइल के। समझते हैं ये व्हाट इट इज़। देखिए व्हाट इज दिस लीज प्रीमियम। पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लीज प्रीमियम बेसिकली है क्या। व्हाट इज दिस लीज प्रीमियम। लीज प्रीमियम होता क्या है, कोई भी लीज प्रीमियम आपको क्यों पे करेगा, कुछ बातें सुनिएगा। पहली चीज सर, लीज प्रीमियम जो भी है फिलहाल हमने डिस्कस नहीं किया, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मतलब लीज प्रीमियम जो है ना, आपका टेनेंट अगर आपको पे कर रहा है तो उसका मतलब आपका टेनेंट आपको सिर्फ और सिर्फ रेंट पे नहीं कर रहा बल्कि साथ में प्रीमियम भी दे रहा है। अच्छा, ये जो लीज प्रीमियम है उसका जो ट्रीटमेंट में और आप डिस्कस करने वाले हैं, सुनिएगा। हम बात करने वाले शॉर्ट टर्म लीज। किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म लीज का मतलब है लेस देन इक्वल टू 50 ईयर्स। अगर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी रेंट पर देता है, लेकिन जो लीज टर्म है वो लेस देन 50 ईयर्स है या इक्वल टू 50 ईयर्स है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म लीज कहते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म लीज पे एप्लीकेबल है। अब प्लीज सुनिएगा, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी यूके में रेंट पर देते हैं और रेंट के अलावा आपको प्रीमियम भी मिलता है, पहली चीज प्रीमियम जो आपको मिल रहा है वो नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं करना प्रीमियम आपने। सवाल ये पैदा होता है कि सर लोग हमारी प्रॉपर्टी ले लें और हमें रेंट दे दें, यही बहुत बड़ी बात है, वो हमें प्रीमियम क्यों देंगे? ये इसका भी एक जवाब है। सर लॉजिकली आपको प्रीमियम सिर्फ इसलिए मिलेगा, क्या जो लॉजिक यही कहती है कि प्रीमियम आपको सिर्फ इसलिए मिलेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी हो किसी बहुत ही अच्छी लोकेशन पे होगी। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी बहुत ही अच्छी लोकेशन पे मौजूद है तो फिर डेफिनेटली आपको क्या है, प्रीमियम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जिसे अगर हम एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक शॉपिंग मॉल की बात करते हैं और आप शॉपिंग मॉल में शॉप खरीदने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आपने वो शॉप रेंट पर देनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर शॉपिंग मॉल में आपकी जो वो शॉप है वो फूड कोर्ट के अंदर है, तो ना सिर्फ वो शॉप रेंट पर जाएगी बल्कि आपको प्रीमियम भी मिलेगा, क्योंकि सर उसकी पोजीशन ऐसी है कि आपको पता है कि जो लोग विंडो शॉपिंग के लिए भी आते हैं वो भी फूड कोर्ट में कुछ ना कुछ खा के ही जाते हैं, अल्लाह माफ करे। तो अब आपकी जो शॉप है ना फूड कोर्ट में, वो सिर्फ रेंट पर नहीं जाएगी बल्कि आपको प्रीमियम भी मिलेगा। तो बेसिकली प्रीमियम में सिर्फ इसलिए मिलता है, उसकी लॉजिक यही की है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किसी बहुत ही अच्छी लोकेशन पे होती है, जिसकी वजह से हमें रेंट के अलावा प्रीमियम भी मिलता है। ओके, अब प्रीमियम अगर हमें मिलेगा तो फिर किस तरह से उस पर टैक्स इंप्लीकेशंस आती हैं, देखेगा।
हम सबसे पहले लेते हैं प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड। आप प्रीमियम का अमाउंट जो है रिसीव्ड है वो ले लो, इसमें लेस करेंगे रिलीफ, आपको रिलीफ मिलेगा, दैट इज 2%। रिलीफ का एक फॉर्मूला है जो सॉरी के साथ आपको याद करना पड़ेगा। जो रिलीफ बराबर है 2% n-1 इंटू प्रीमियम अमाउंट इसको यहां से माइनस करेंगे, लॉजिकली आपके पास टैक्सेबल प्रीमियम आ जाएगा। और टैक्सेबल प्रीमियम व्हाट इट डज, इट इंक्रीजेस योर प्रॉपर्टी इनकम। सो टैक्सेबल प्रीमियम ऑफ कोर्स आपकी प्रॉपर्टी इनकम को बढ़ाएगा। एन इसमें क्या है, लीज टर्म। एन इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लीज। तो जो हमें प्रीमियम मिला, हमने प्रीमियम अमाउंट रिसीव लिया, उसमें से लेस कर देंगे रिलीफ, विच इज 2% n-1 इंटू प्रीमियम अमाउंट। आपका टैक्सेबल प्रीमियम आ जाएगा। व्हाट टैक्सेबल प्रीमियम डज, इट इंक्रीजेस योर प्रॉपर्टी इनकम। ठीक हो गया। इस पे आए, देखते हैं कोई सवाल इसमें है नहीं। जस्ट पेपर उठा लेते हैं यहाँ से ताकि हमें थोड़ा आइडिया करना क्या। जी मैडम, प्रीमियम पे बात कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर क्वेश्चन 12 आ गया, लेकिन पहले प्रीमियम पे दोबारा बात करते हैं थोड़ी सी। प्रीमियम के चक्कर में देखिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉपर्टी लीज पे दी है, शॉर्ट टर्म का मतलब हमने क्या लिया था, शॉर्ट टर्म लीज मीन्स लेस देन इक्वल टू 50 ईयर्स। शॉर्ट टर्म लीज लेस देन इक्वल टू 50 ईयर्स। और अगर आपको प्रीमियम मिला है, जो भी प्रीमियम मिला है वो सारे का सारा प्रीमियम टैक्सेबल नहीं है, उस प्रीमियम पे आपको रिलीफ मिलेगा। लेस करेंगे रिलीफ, रिलीफ कैसे निकलेगा, 2% n-1 इंटू प्रीमियम अमाउंट। तो आपके पास क्या आता है, टैक्सेबल प्रीमियम आता है। और ये टैक्सेबल प्रीमियम व्हाट इट डज, इट एक्चुअली इंक्रीजेस योर प्रॉपर्टी इनकम। ठीक हो गया। अब कहानी क्या है, सर कहानी है बड़ी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 40 इयर्स के लिए एक प्रॉपर्टी लीज पे देता है। रिपीट, मिस्टर एक्स ने एक प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को 40 इयर्स के लिए, 40 सालों के लिए लीज पे दे दी। ओके, व्हाट मिस्टर वाई डिड, मिस्टर वाई ने ये प्रॉपर्टी मिस्टर जी को 25 इयर्स के लिए लीज पे दे दी। रिपीट, मिस्टर एक्स ने 40 इयर्स के लिए मिस्टर वाई को लीज पे प्रॉपर्टी दी, और मिस्टर वाई ने 25 इयर्स के लिए ये प्रॉपर्टी उठा के किसको दे दी, मिस्टर जी को दे दी लीज पे। ओके, अब सुनिएगा हुआ क्या। जो पहली लीज थी ना, पहली लीज, इसको हम कहते हैं हेड लीज। ये जो दूसरी लीज है मिस्टर वाई और मिस्टर जी में, इसको कहते हैं सब लीज। जी, जो पहली लीज है उसको हेड लीज कहते हैं, और जो सेकंड लीज है उसको सब लीज कहते हैं। पहली लीज को हेड लीज कहते हैं और दूसरी लीज को सब लीज कहते हैं। ओके, एग्जामिनर आपको कहता है जी यहां जो प्रीमियम है वो 30,000 है, और यहां जो प्रीमियम मिला है
वो 27,500 है और रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टैक्सेबल प्रीमियम फॉर मिस्टर एक्स के लिए एंड मिस्टर वाई। सर एग्जामिनर कह रहे हैं आप एक काम करो, मिस्टर एक्स के लिए भी टैक्सेबल प्रीमियम निकालो और मिस्टर वाई के लिए भी टैक्सेबल प्रीमियम निकालो। रिपीट, देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, हमने मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल प्रीमियम निकालना है, हमने मिस्टर वाई के लिए टैक्सेबल प्रीमियम निकालना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। रिक्वायरमेंट क्या है, वी नीड टू कैलकुलेट टैक्सेबल प्रीमियम फॉर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। चले पहले मिस्टर एक्स के लिए बात कर लेते हैं। बेटा मिस्टर एक्स को प्रीमियम मिला था 30,000 का, इसमें से रिलीफ माइनस करेंगे, %, n-1, n40 है -1 इंटू प्रीमियम अमाउंट। ये टैक्सेबल प्रीमियम आ जाएगा मिस्टर एक्स का। $39,000 का 2%, 78, 30,000 का 78%, 23,400। 30,000 में से अगर मैं 23,400 माइनस कर दूं 6,600 आता है, तो आपका टैक्सेबल प्रीमियम आ रहा है 6,600। अब वो कह रहे हैं यार मिस्टर वाई के लिए भी क्या करूं, मिस्टर वाई के लिए भी टैक्सेबल प्रीमियम निकाल लेते। मिस्टर वाई को प्रीमियम मिला है जी 27,500। जब मिस्टर वाई ने प्रॉपर्टी मिस्टर जी को दी, जब मिस्टर वाई ने प्रॉपर्टी मिस्टर जी को दी तो मिस्टर वाई को प्रीमियम मिला 27,500 का और लीज टर्म अब 25 साल है, चेक कर सकते हो। ओके, लेस करें जी रिलीफ, %, n-1 into 27,500। ओके, तो हमने रिलीफ माइनस किया 13,200। अब अच्छे से सुनिएगा, मिस्टर वाई, क्या मैं कह सकता हूं मिस्टर वाई एक ऐसा शख्स है जिसने सेम प्रॉपर्टी पे प्रीमियम पहले पे किया था, फिर उसी प्रॉपर्टी पे प्रीमियम रिसीव किया। रिपीट, मिस्टर वाई एक ऐसा शख्स है जो प्रीमियम पे भी करता है सेम प्रॉपर्टी पर और प्रीमियम रिसीव भी करता है सेम प्रॉपर्टी पे। यस और नो? यस। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, मिस्टर वाई एक ऐसा शख्स है जिसने प्रॉपर्टी पे प्रीमियम पे भी किया और रिसीव भी किया। ऐसे शख्स को 2 रिलीफ मिलते हैं। इसको एक और रिलीफ मिलेगा, रिलीफ ऑन हेड लीज। जो इंडिविजुअल प्रीमियम पे भी करे सेम प्रॉपर्टी पर, प्रीमियम रिसीव भी करे सेम प्रॉपर्टी पे, यानी कि सबलेट के केस में, सिर्फ और सिर्फ सबलेट के केस में आपको 2 रिलीफ मिलेंगे। एक नॉर्मल रिलीफ होगा और सेकंड रिलीफ ऑन हेड लीज होगा। रिलीफ ऑन हेड लीज, अब ये रिलीफ ऑन हेड लीज कैसे आता है ये मैं बता रहा हूं, पहले क्लियर कर ले। रिलीफ ऑन हेड लीज सिर्फ और सिर्फ, रिलीफ ऑन हेड लीज सिर्फ और सिर्फ सब लीज के केस में आएगा। यानी कि सब लीज के केस में आपको 2 रिलीफ मिलेंगे। एक बेटा आपको नॉर्मल रिलीफ मिलेगा जो मिलता है, सेकंड आपको रिलीफ ऑन हेड लीज मिलेगा। अब ये रिलीफ ऑन हेड लीज हम कैसे निकालेंगे प्लीज देखिएगा। सबसे पहले हम टैक्सेबल प्रीमियम लेंगे हेड लीज का। सबसे पहले आप टैक्सेबल प्रीमियम लोगे हेड लीज का, विच इज 6,600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सब लीज के टाइम पीरियड से, डिवाइड करेंगे हेड लीज के टाइम पीरियड से। रिपीट,
How do we calculate relief on head lease? Number one, you have to take taxable premium on head lease. Second, you have to multiply this with the time period of sublease, and you have to divide with the time period of head lease in order to get the relief on head lease. And relief on head lease is only available in case of sublease. तो रिलीफ ऑन हेड लीज की बात करें जी, आपने टैक्सेबल प्रीमियम लिया हेड लीज का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं सब लीज के टाइम पीरियड से, डिवाइड करते हैं हेड लीज से। तो 6600 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 40 से डिवाइड किया, ये 4125 आता है। तो मिस्टर वाई का जो टैक्सेबल प्रीमियम होगा 27,500 माइनस 13,200 माइनस 4125, so ये 10175। तो आपको एग्जाम में ज़रा सा ध्यान देना कि सबलीज का सवाल है कि क्या है। सबलीज के केस में दो रिलीफ होते हैं, नॉर्मल रिलीफ और रिलीफ ऑन हेड लीज। अब इसको यहाँ चेक कर दो। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो आपसे ये चाहूँगा कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 12 को खुद अटेम्प्ट करें। मतलब आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 12 को आप खुद अटेम्प्ट करें। मिस्टर एक्स का टैक्सेबल प्रीमियम, मिस्टर एक्स सबलेट a property at a premium of 36,000 for 12 years. He has originally acquired property for 30 years at a premium of 93,000. यानी कि मिस्टर एक्स ने पहले प्रीमियम पे किया था 93,000 का, फिर इसने प्रीमियम रिसीव किया 36,000 का। और मिस्टर एक्स के लिए मुझे टैक्सेबल प्रीमियम निकालना है, तो मिस्टर एक्स को दो रिलीफ मिलेंगे, एक नॉर्मल रिलीफ मिलेगा और सेकंड मिस्टर एक्स को रिलीफ ऑन हेड लीज भी मिलेगा, क्योंकि मिस्टर एक्स एक ऐसा शख्स है जिसने हेड लीज पे प्रीमियम पे किया है और सब लीज पे प्रीमियम रिसीव किया है ऑन द सेम प्रॉपर्टी। तो दो दफ़ा 12 आ रहा है, आने में कोई मसला नहीं है। यहाँ ले मिस्टर एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है। मिस्टर एक्स को जो प्रीमियम मिला है 36,000, पहले नॉर्मल रिलीफ माइनस कर दें, %2 n-1 इंटू प्रीमियम अमाउंट। लेकिन क्योंकि मिस्टर एक्स एक ऐसा शख्स है जिसने हेड लीज पे प्रीमियम पे किया था और सब लीज पे प्रीमियम रिसीव किया है, तो मिस्टर एक्स को एक और रिलीफ मिलेगा, रिलीफ ऑन हेड लीज। तो लेस कर देंगे जी, रिलीफ ऑन हेड लीज। इसकी एक वर्किंग कर लेते हैं, सब लीज का देख लेते हैं, 22% आ जाएगा। हेड लीज की वर्किंग देखिएगा। हेड लीज पे प्रीमियम है जी 93,000 का प्रीमियम। लेस करते हैं रिलीफ 2%। हेड लीज का टाइम था 30 साल, 30 - 1 इंटू 93,000, 53, so 93,000 minus 53940, 39060। सही, आपके पास हेड लीज का टैक्सेबल प्रीमियम आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 39060, सब लीज से मल्टीप्लाई करेंगे, हेड लीज के टाइम से डिवाइड करेंगे, 15,624। तो 36,000 में से माइनस कर देते हैं 7920, माइनस करते हैं 15624, ये 12,456 आता। तो मिस्टर एक्स के लिए जो टैक्सेबल प्रीमियम होगा
मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल प्रीमियम होगा 12,456 होगा। अच्छा जी, अब एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, रेंट आ रूम रिलीफ। रेंट आ रूम रिलीफ का अमाउंट भी 7,500। फाइनेंस एक्ट 2019 में भी यही था, 2020 में भी यही है। चलेंगे, दैट्स गुड। देखिए, आपने शायद किसी मूवीज़ वगैरह देखनी नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, आपने किसी मूवी में शायद इस तरह की चीज़ देखी होगी कि यूके में एक फैमिली रह रही है और पेइंग गेस्ट नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है कि एक सेटल्ड फैमिली के साथ एक बाहर का बंदा आके रहना शुरू हो जाता है, उसको एक रूम हम रेंट पर दे देते हैं, पेइंग गेस्ट कह लें आप उसे। तो अगर आप एक अदद अपना रूम रेंट पर देते हैं तो जाहिर सी बात है उस रूम से भी रेंट मिलेगा आपको, लेकिन टैक्स वाले अब रूम से ना सिर्फ रेंट आपको मिलेगा बल्कि जाहिर सी बात है रूम में एक्सपेंसेस भी होंगे, कुछ रिपेयर्स करा लें, कुछ भी करा लें। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली आपको रूम से जो रेंट मिलेगा उसमें से आप दो में से कोई एक चीज़ माइनस कर सकते हैं। या तो आप एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस करें उस रूम से रिलेटेड जो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, या बेटा आप रेंट आ रूम रिलीफ माइनस करें। रेंट आ रूम रिलीफ जो है आपके टैक्स ईयर के लिए 7,500 है, और लॉजिकली हम रेंट फ्रॉम रूम में से जो भी हायर होगा एक्चुअल एक्सपेंसेस या 7,500 का रिलीफ विच एवर इज हायर उसको माइनस करेंगे। इफ रूम और रूम्स आर लेट फर्निश, इफ रूम या रूम्स आर लेट फर्निश ऑन एन ओन्ड हाउस इन विच अ पर्सन इज रेजिडेंट देन रेंट अ रूम रिलीफ इज अवेलेबल। सर आपको रेंट अ रूम रिलीफ सिर्फ 7,500 ही मिलेगा, हल्का याद रखिएगा। अब ये नहीं कि सर अगर हमने 6-7 रूम रेंट पर दे दिए मेरे भाई पूरे साल में 7,500 का ही आपको क्या मिलेगा, रेंट अ रूम रिलीफ। रेंट अ रूम रिलीफ इज अवेलेबल दैट अलाउबल एक्सपेंसिव विल बी, आप क्या लेंगे जो भी हायर होगा, या तो आप 7,500 माइनस कर दें या एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज हायर। तो रूम से पहले तो क्लियर कर लें, 2, 3, 4, 5 रूम भी अगर आप रेंट पर दे दें आपको रिलीफ सिर्फ मैक्सिमम 7,500 ही मिलेगा, चाहे एक रूम दें या 2 रूम दें या 3 रूम दें। क्यों वो कह रहे हैं इफ रूम और रूम्स आर लेट फर्निश्ड, ठीक है जी। लॉजिकली हम क्या करेंगे, रेंट और रूम रिलीफ को और एक्चुअल एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगे, अलाउबल एक्सपेंसेस को, जो भी दोनों में से हायर होगा वो ले लेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर है क्वेश्चन 13 से बात शायद क्लियर हो। Mr. N rented a room from his principal private residence at a rent of 8,000 per month, 800 पर मंथ। अब 800 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9,600 आ गया। अगर हम 800 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 9,600 मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी वाज वाटर टैक्स 30 पर मंथ, तो अगर मैं 30 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं I'll get 360। अब आप मुझे बताएं, जो रेंट मिल रहा है वो 9,600 है। अगर बेटा आपको रेंट 9,600 मिल रहा है और जो अलाउबल एक्सपेंसेस है वो सिर्फ 360 हैं, तो लॉजिकली मैं 9,600 में से 360 माइनस नहीं करूंगा, रेंट और रूम रिलीफ माइनस करूंगा विच इज 7,500। क्योंकि थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अगर आपने 1 या 2, 3 रेंट पे रूम दे दिए तो वो जो रेंटल इनकम आपको मिलेगी उसमें से या तो आप 7,500 माइनस करें या अलाउबल एक्सपेंसेस माइनस करें, लॉजिकली विच एवर इज हायर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं 360 के, हम वो माइनस नहीं करेंगे बल्कि रेंट और रूम रिलीफ माइनस करेंगे। तो ये तो आपका सिंपली रेंट हो गया। अगर मैं रिलीफ की बात करूँ, रेंट और रूम रिलीफ विच इज 7,500। सो 9,600 में से 7,500 माइनस कर दें, आपके पास 21 मिनट आ रहा है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, आप अलाउबल एक्सपेंसेस और रेंट और रूम रिलीफ में से विच एवर इज हायर उसको माइनस करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो भी है, देखिएगा वो बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो है क्या।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इन केस ऑफ रूम ऑन रेंट, एक्सपेंसेस कौन से वाले, अलाउेबल एक्सपेंसेस, allowable expenses can result in a loss, but rent a room relief cannot result in a loss. ये बहुत काम का वर्ड है। एक्सपेंसेस की वजह से लॉस आ सकता है, लेकिन कभी रेंट और रूम रिलीफ की वजह से लॉस नहीं आ सकता। एक्सपेंसेस की वजह से लॉस आ सकता है, रेंट और रूम रिलीफ की वजह से लॉस नहीं आता। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहते हैं रेंट फ्रॉम रूम इज 6,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस है 6,800। अब बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो रेंट फ्रॉम रूम 6,000 है, इसमें से अगर 7,500 का रिलीफ माइनस करेगा तो आंसर 0 होगा। अगर आप 6,000 के रेंट फ्रॉम रूम में से 7,500 का रिलीफ माइनस करेंगे, योर आंसर वुड बी 0, क्योंकि रेंट और रूम रिलीफ क्या नहीं कर सकता, लॉस में रिजल्ट नहीं कर सकता। लेकिन आपके जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो बेसिकली रूम से आने वाले रेंट से भी ज़्यादा है। तो अगर आप 6,000 में से 6,800 माइनस करें तो 800 का लॉस आएगा। यानी कि इस सिचुएशन में हम किस पे जा रहे हैं? एक्चुअल एक्सपेंसेस पे। कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सपेंसेस कैन रिजल्ट इन अ लॉस, लेकिन सर आपका जो रेंट और रूम रिलीफ है वो लॉस में रिजल्ट नहीं करेगा। यानी कि केस 1 आपको समझाने के लिए, अगर मैं रेंट लेता हूँ 6,000 और रिलीफ लेता हूँ रेंट और रूम रिलीफ, आप पूरा लिखिएगा भाई रेंट और रूम रिलीफ, लॉजिकली आई हैव टू राइट 0। लेकिन अगर मैं रेंट लूँगा 6,000 और एक्चुअल एक्सपेंसेस लेता हूँ 6,800, तो मैं कहूँगा यार 800 का बेसिकली मेरा क्या है? लॉस। तो मैं इसको फॉलो करूँ, क्योंकि लॉसेस से भी तो टैक्स सेव होता है, जो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो याद रखिएगा, एक्सपेंसेस की वजह से तो लॉस आ सकते हैं, लेकिन रिलीफ की वजह से लॉस नहीं आ सकता। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां रूम के एक्चुअल एक्सपेंसेस रूम के रेंट से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम एक्सपेंसेस की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा है और रूम से आने वाला रेंट कम है, तो एक्सपेंसेस की वजह से वहाँ लॉस आ जाएगा। रिलीफ में नहीं जाएंगे, क्योंकि रिलीफ कैन नॉट रिजल्ट इन अ लॉस। ये बेटा एक मेरे नज़दीक काम का पॉइंट था। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। खैर क्वेश्चन नंबर 13 तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया, जो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से समझ 13 आ चुका है, और वो वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सपेंसेस वाला पॉइंट बताया। ठीक है जी, एक और पॉइंट पे चलते हैं। सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, देखिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करेगा? सब पैसा पूल करेगा बहुत सी जगहों से, उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देगा। एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स फाइनेंस फ्रॉम जनरल पब्लिक, आवाम से पैसा लेगा, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेगा, और प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? रेंट पर देगा। बेचेगा तो कैपिटल गेन आएगा, रेंट पर देगा तो रेंटल इनकम आएगी। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या होगा? बेसिकली आवाम से पैसा लिया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, और उसको इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज खरीद के रेंट पर दे देंगे तो रेंटल इनकम आएगी, बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा।
सवाल ये पैदा होता है कि लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को पैसा क्यों देंगे। उसकी रीजन है जी, एक्सपर्ट मैनेजमेंट होगी, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत से इन्वेस्टर होते हैं, आप अकेले नहीं होते, पूलिंग ऑफ फंड्स, बहुत सी जगहों से पैसा पूल कर सकते हैं। ओके, असल में जो मुझे और आपको सीखना है, हमें ये नहीं सीखना कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्रिएट क्यों किया जाता है, उसकी रीज़न तो मैंने बता दी है, व्हाई वुड पीपल इन्वेस्ट। असल में हमें तो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस सीखने कि अगर एक इंडिविजुअल ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर पैसा लगा दिया, ठीक है, तो वहाँ से जब उसको कोई डिविडेंड इनकम वगैरह मिलेगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले तो क्लियर कर लें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से जो पैसा मिलेगा उस पर विदहोल्डिंग टैक्स 20% कटेगा। सो विदहोल्डिंग टैक्स 20% कटने का मतलब है कि 20% एट सोर्स कट जाएगा, लॉजिकली आपके अकाउंट में पैसा गिरेगा ही 80%। 20% टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके होंगे, लिहाजा आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा, द अमाउंट विच इज गोइंग टू फॉल इन योर अकाउंट, इट विल बी 80% बिकॉज 20% इज ऑलरेडी बीइंग पेड एट सोर्स। 20% आप एडवांस में टैक्स दे चुके हैं। ओके, लेकिन बेटा होता ये कि जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो फिर हम उस अमाउंट को क्या करते हैं, ग्रॉस अप करते हैं। 10,000 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 80 से डिवाइड किया, ग्रॉस अप कर लिया। अब जहन में एक सवाल आना चाहिए कि सर हमें एक्चुअली मिला 10,000 है, लेकिन आप उसको ग्रॉस अप कर रहे हैं। जी बेटा, हम उसको ग्रॉस अप करेंगे क्योंकि जब टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो आपको अपनी टोटल ग्रॉस इनकम दिखानी होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर इस पे जो हम ऑलरेडी एडवांस में टैक्स पे कर चुके हैं उसका क्या होगा। उसका वही होगा जो हम पे ही का करते थे। आप आराम से उन साइड में इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे और लेस कर देंगे 20% का टैक्स क्रेडिट। कैसे अभी बताता हूँ इंशाल्लाह। एडवांस टैक्स विल बी अवेलेबल एज टैक्स क्रेडिट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिविडेंड इनकम फ्रॉम रेट इज लाइक प्रॉपर्टी इनकम, नॉन सेविंग इनकम। अगर एग्जामिनर आपको कहते हैं जी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, रिपीट, मतलब एग्जामिनर कैटेगोरिकली साफ साफ लिख के दे रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, आप प्लीज सुन लें, वो डिविडेंड इनकम को आप प्रॉपर्टी इनकम की तरह लेंगे, नॉन सेविंग इनकम की तरह लेंगे और 100/80 करके क्रॉस करेंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से मिलने वाली डिविडेंड इनकम को हम डिविडेंड इनकम की तरह नहीं लेते, उसको प्रॉपर्टी इनकम की तरह लिया जाता है, नॉन सेविंग इनकम की तरह लिया जाता है, यही रूल है। अच्छा जी, अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो मेरे लिहाज से काफ़ी बातें आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन 14 अगर आप देखें, मिस्टर वाई हैज़ द फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। ट्रेडिंग इनकम है जी 23,000, इंटरेस्ट इनकम रिसीव 19 है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से डिविडेंड मिला है 12,000 का। थोड़ी देर पहले बात हुई है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से जो आपको डिविडेंड मिलेगा आप उसको डिविडेंड इनकम की तरह नहीं लेंगे बल्कि नॉन सेविंग इनकम की तरह लेंगे, और डिविडेंड इनकम है 5,000 की, और हमें टैक्स पेबल निकालना है क्वेश्चन 14। तो देखते हैं व्हाट क्वेश्चन 14 सेज। नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम और डिविडेंड इनकम, और यहां ले लेंगे टोटल, ठीक है जी। ट्रेडिंग इनकम इज योर नॉन सेविंग इनकम, ट्रेडिंग इनकम हमारी एक नॉन सेविंग इनकम है। इंटरेस्ट इनकम इज सेविंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें दैट इज 19,000। शायद इंटरेस्ट इनकम आ गया। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से जो पैसा आता है, एक तो जब तक एग्जामिनर ना गए तो वो नेट है, आपको उसे ग्रॉस करना पड़ेगा, और सेकंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से जो डिविडेंड इनकम मिलेगी हम उसको डिविडेंड इनकम की तरह नहीं लेते बल्कि नॉन सेविंग प्रॉपर्टी इनकम की तरह लेते हैं। तो बेटा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से जो आपको डिविडेंड मिला है आप उसका 12,000 का अमाउंट लेंगे, 100/80 करके ग्रॉस करोगे आप उसको। 12,000 को पहले आप 100/80 करके ग्रॉस करेंगे, आपके पास आएगा 15,000।
So dividend income is dividend income which is 5. तो 23,000 में 15,000 ऐड कर दे तो I'll get 38,000, 19,000 और 5,000। ये टोटल इनकम आ रही है जी 62,000 की टोटल इनकम आ रही है। अगर आप चेक करें ये हमें तो टैक्स तक जाना है, टोटल का नहीं होगा। ओके, पर्सनल अलाउंस को नॉन सेविंग में से माइनस करेंगे। पर्सनल अलाउंस 12,500 जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 और 20 दोनों में सेम है जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 38,000 में से 12,500 माइनस कर दें, 25,500, 19,000 और ये आ जाएगा 5,000। $49,500 लेस कैलकुलेट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, बेसिक रेट बैंड, नॉन सेविंग 25,500 का 20% लेंगे। अगर मैं 25,500 का 20% लूँ तो ये 5,100 आता है। अब आप लोग प्लीज चेक करें 49,500 को देख के मैं और आप कह सकते हैं इंडिविजुअल हायर रेट टैक्स पेयर। जो इंडिविजुअल हायर रेट टैक्स पेयर होता है उसको सेविंग इनकम में नील रेट बैंड 500 का मिलता है। जो इंडिविजुअल हायर रेट टैक्स पेयर होता है उसे सेविंग इनकम में नील रेट बैंड 500 का मिलता है। अगर एक इंडिविजुअल एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो तो उसको सेविंग इनकम में कोई भी नील रेट बैंड नहीं मिलता। अगर एक इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो उसको सेविंग इनकम में 1000 का नील रेट बैंड मिलता है। इस सवाल में 500 का नील रेट बैंड मिलेगा सेविंग इनकम पे। उसकी रीज़न ये कि बाय लुकिंग एट 49,500 जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, दोबारा सर्कल कर लो, 49,500 को देख के मैं और आप कह सकते हैं ये बंदा जो है हायर रेट टैक्स पेयर है। तो प्लीज देखिए नील रेट बैंड सेविंग इनकम का 500 लेंगे इंटू 0%, ऑब्वियसली 0। बेसिक रेट बैंड अब चेक करेंगे, बेसिक रेट बैंड में कितनी स्पेस बाकी है उसमें सेविंग इनकम आ जाएगा। याद रखिएगा आपका जो बेसिक रेट बैंड की लिमिट है वो 37,500 है। 37,500 में से मैंने माइनस किया 25,500, फिर मैंने माइनस किया 500 जी। 37,500 में से मैं पहले 25,500 माइनस करूंगा, फिर 500 माइनस करूंगा, तो मेरे पास अभी भी बेसिक रेट बैंड में 11,500 की जगह बाकी है। रिपीट, बेसिक रेट बैंड की जो लिमिट है वो 37,500 है। 37,500 में से हम 25,500 माइनस करेंगे और 500 माइनस करेंगे। इन दोनों को माइनस करें तो 11,500 आता है। तो अभी भी हमारे पास 11,500 की स्पेस बाकी है। इस 11,500 का हम 20% ले लेंगे, दैट इज 2,300। इस 11,500 का हम 20% ले लेंगे, दैट इज 2,300। अब जी हमारे पास कोई भी बेसिक रेट बैंड में जगह बाकी नहीं है तो विल गो फॉर हायर रेट बैंड। सेविंग इनकम जागते रहिएगा, 19,000 की सेविंग इनकम है टोटल। उसमें से पहले मैंने 500 माइनस किया क्योंकि आउट ऑफ 19,500 इज कवर्ड इन नील रेट बैंड। फिर मैंने मजीद 11,500 माइनस किया क्योंकि 11,500 जो सेविंग इनकम का अमाउंट है वो बेसिक रेट बैंड में आ रहा है। तो हायर रेट बैंड में सेविंग इनकम का सिर्फ 7,000 आएगा। इसका 40% लेंगे तो 2,800। ठीक है जी। अच्छा, डिविडेंड इनकम के बारे में मुझे और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स टैक्स पेइंग स्टेटस फर्स्ट 2,000 पे नील रेट बैंड मिलता है। तो नील रेट बैंड डिविडेंड इनकम
2000 का 0% 0, हायर रेट वेंट 3000 का 32.5%। सबका टोटल करते हैं, लेट्स सी व्हाट कम्स। 5100 प्लस 2300 प्लस 2800 प्लस 975, बड़े आ रहा है 1117। इसको कहेंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी। बड़ा इस इनकम टैक्स लायबिलिटी में से लेस कर देंगे टैक्स क्रेडिट, जो टैक्स हम ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं। अगर आप चेक करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से जो हमें डिविडेंड मिला था, पहला कॉन्सेप्ट तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से डिविडेंड मिलेगा उसको हम डिविडेंड नहीं प्रॉपर्टी इनकम की तरह लेते हैं। उसको 100/80 करके मैंने ग्रॉस किया तो हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम आ गई 15,000, हालांकि मिली 12 थी क्योंकि 3,000 हम एडवांस में दे चुके थे। वो जो एडवांस में हमने 3,000 का टैक्स दिया वो एंड में टैक्स क्रेडिट के नाम पे माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा। इनकम तो 11,175 में से 3,000 माइनस कर दूंगी तो बेटा आपका इनकम टैक्स पेबल आ रहा है 8175। आपका जो इनकम टैक्स पेबल आ रहा है 8175। तो फिर आज यार मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास जी अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह हम फर्निश हॉलीडे लेंडिंग से नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।